अच्छा, तो हम ना सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसी से आगे हम कुछ एडवांस कंसेप्ट्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, आज हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में डिक्शनरी की सबको समझ आ गई थी, डिक्शनरीज क्या होती हैं। ठीक है, आज हम डिक्शनरी से ही आगे चलते हैं। डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स, आप लोगों को जो स्लाइड्स मैंने शेयर की थी उसी के थ्रू हम डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। आई होप कि आप सब ने भी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर ली होगी और आप लोग इस पर काम भी कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्लाइड्स को भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। और इस मैं ये अपनी स्लाइड्स भी इधर मौजूद हैं, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये स्लाइड्स आपको ग्रुप में आ गई हुई हैं सबको। इसको जस्ट जल्दी से एक नज़र देखते हैं और जो चीज़ें हमारी इसमें मिसिंग है वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये डाटा टाइप्स के नाम से स्लाइड्स थी। अच्छा, हमने डिक्शनरीज़ को देख लिया था और डिक्शनरीज़ के बाद हमने ये देख लिया था उसमें की और वैल्यूज़ होती हैं। एक की होती है और वैल्यू होती है। लिस्ट, डिक्शनरी, टपल में ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर ये भी चीज़ होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी की दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल होती है कि अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी की दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो डिक्शनरी के अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी भी बनाई जा सकती है। नेस्टेड डिक्शनरी, इसको अब आज हम डिस्कस करेंगे। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब है एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। ठीक है, इसे हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद आगे एम्प्टी डिक्शनरी, सेट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सेट इतने ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। नॉर्मली सेट क्या होते हैं, सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस ये है कि सेट में कोई की नहीं पास की जाती। जिस तरह अगर आप ये देखें ना, ये एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया है। ये मेरे पास एक सेट है। ठीक है, अगर आप इसको देखें ये मेरे पास एक सेट है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर तो क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर तो हम कर्ली ब्रेसिस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस लगी हुई हैं लेकिन यहाँ पर कोई की नहीं है, हमें कोई की नज़र नहीं आ रही। की नज़र आ रही है? डिक्शनरी में एक की होता है, फिर कॉलन होता है और एक आगे वैल्यू। यहाँ पर कोई कॉलन नज़र आ रहा है? कॉलन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी की नहीं है, बस कर्ली ब्रेसिस लगी हुई है और हमारे पास 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। इसका मतलब ये वाला जो डाटा है ये सेट का डाटा है, ये सेट की डाटा टाइप है। अगर डिक्शनरी होती तो उसके अंदर एक वैल्यू लिखी होती है, आगे फिर कॉलन लगा होता, कॉलन के बाद फिर आगे दूसरी वैल्यू लिखी होती है जो कि डिक्शनरी की पहचान है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की सेट होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उससे हम कहेंगे ये एक सेट है। ठीक है, उसके डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब सेट सबसे इस्तेमाल क्यों नहीं होता, इसको हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते रियल लाइफ के अंदर, उसकी मैं वजह यहाँ पर बताता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी नोटबुक पे आता हूँ। बैच 13 के अंदर मेरे पास ये जो नोटबुक है इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो लास्ट पे मैं एक हेडिंग देता हूँ सेट की, और उसमें मैं ये बता देता हूँ कि बेसिकली सेट्स हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, आखिर क्या वजह है सेट्स ना इस्तेमाल करने की। ठीक है, सेट्स बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ की किसी किस्म की भी कोई, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेट डिक्शनरी के बाद मैं यहाँ पर कुछ सेल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक मार्क डाउन दे देता हूँ सेट का। ठीक है, ये मेरे पास एक हो गया सेट्स। ठीक है, ये मैंने एक मार्क डाउन दे दिया, ये सेट्स आ गए। अब सेट क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यही फ्रूट्स का एक सेट बना रहा हूँ और सेट जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है ना, कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने बनाए, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बनाना। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ दी, कोई कीज नहीं दी, डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ ही दे रहा हूँ। ठीक है, चेरी लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल मेलन। ठीक है, ये मैंने इस तरह से 5 यहाँ पे लिख दिए। मैं अब अगर इस सेट को प्रिंट करवाऊँ, मैं यहाँ पर इस सेट को प्रिंट करवाऊँ तो आप देखें इसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रही है। क्या इसकी आउटपुट
उसी सीक्वेंस से है जिस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है? नहीं ना, इसकी आउटपुट डिफरेंट सीक्वेंस से है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर वही लिखता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, क्या इसकी आउटपुट, ये वाला जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है, ये आउटपुट ऊपर वाला और ये नीचे वाला आउटपुट सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस से हमने इसको बनाया हुआ है, क्या वो सीक्वेंस भी सेम ही है? नहीं सेम ना वो सीक्वेंस, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा चलाएं, यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट करें, या इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वाटर मेलन, ठीक है। अब आप देखो इसकी सीक्वेंस एक आई है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया था, मैं इसको यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ, सेट को लेकर आता हूँ यहाँ पर। अब ये देखो मैंने ये फ्रूट्स यहाँ पर बनाया ना, और इसको मैंने प्रिंट करवाया, ये इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। दोबारा जब नीचे मैंने इस फ्रूट्स को दोबारा प्रिंट करवाया, यानी इसको डिस्प्ले करवाया, तो अब मेरे पास ये फ्रूट इस तरह से आ रहा है। क्या ये वाली सीक्वेंस और ऊपर वाली सीक्वेंस सेम है? ठीक है, नहीं ना, सेम नहीं है। अब इसी फ्रूट को अगर मैं दोबारा यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, अब ये वाली सीक्वेंस और ऊपर वाली सीक्वेंस सेम है, ठीक है। कहने का मतलब है, यानी बताना का मकसद ये है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि हमारे पास सेट को जब हम प्रिंट करवाते हैं ना, तो उसको प्रिंट होने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसका कोई वैल्यू पहले आ रही होती है, कोई वैल्यू बाद में आ रही होती है, ठीक है। हाँ, जितनी वैल्यूज़ हमने दी होती हैं सेट में, वो सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं, लेकिन कभी कोई वैल्यू पहले आ जाती है, कभी कोई वैल्यू बाद में आ जाती है। वही फ्रूट्स था, उसको मैंने प्रिंट करवाया तो अब इस सीक्वेंस में आ रहा है, उसको मैंने वैसे डिस्प्ले कराया तो वो किसी और सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो सेट के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रैंडम इंडेक्सेस के ऊपर रैंडमली स्टोर हुई होती हैं, ठीक है। वो सारी वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले होती हैं, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ एक सीक्वेंस से स्टोर नहीं होती। जब सीक्वेंस से स्टोर नहीं होती तो इसका मतलब है कि अगर हम सेट के अंदर से किसी स्पेसिफिक नंबर पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि सीक्वेंस से स्टोर ही नहीं हुई हुई। कोई कहीं स्टोर है, कोई कहीं स्टोर है, तो हमने अगर कहा कि हमें इस पोजीशन के ऊपर वैल्यू निकाल के दो, तो वो कैसे निकाल के देगा, क्योंकि सीक्वेंस से स्टोर ही नहीं हुई हुई, ठीक है। रैंडमली स्टोर हुई हुई है और हमारे पास वो सारी वैल्यू स्टोर है, लेकिन रैंडमली स्टोर हुई हुई है, ठीक है। इसलिए हम सेट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं हमें इंडेक्स की ज़रूरत होती है, लोकेशन स्लाइसिंग करने के लिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग करने के लिए हमें लोकेशन की ज़रूरत होती है। सेट के अंदर लोकेशन मैटर ही नहीं करती, क्योंकि डाटा सीक्वेंस से स्टोर ही नहीं हो रहा होता, कोई डाटा कहीं होता है, कोई डाटा कहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेट्स को नॉर्मली यूज़ नहीं करते रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। कहीं कहीं हो सकता है इसे यूज़ कर लिया जाए, लेकिन मोस्टली सेट को यूज़ नहीं किया जाता। तो इसकी समझ आ गई सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे जो हमारी स्लाइड्स में ये सेट्स के डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, ये मेथड्स बेसिकली इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना, कंबाइन करना, सेट का इंटरसेक्शन लेना, डिफरेंस लेना, यूनियन लेना, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे हैं। तो नॉर्मली ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने डिक्शनरीज भी पढ़ ली हैं, सेट्स भी पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली सबसे पहले एडवांस लिस्ट्स, ठीक है। लिस्ट के अंदर जो इसके एडवांस कंसेप्ट्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने लिस्ट्स पढ़ ली थी, अपडेटिंग भी पढ़ लिया था। यहाँ पे हम जो है वो लिस्ट के एडवांस कंसेप्ट्स में कुछ सेल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इसी को मैं दोबारा अपडेट करके उसमें क्या कर दूँगा, गिटहब पे अपलोड कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक मार्कडाउन ऐड कर लिया, और मार्कडाउन में मैंने यहाँ पे लिखा एडवांस लिस्ट्स। इसमें मैं आगे लिख देता हूँ कि एडवांस लिस्ट में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम इसके अंदर पढ़ेंगे 2D लिस्ट एंड 3D लिस्ट। ये आप लोगों ने घर जाके देखा था, 2D लिस्ट और 3D लिस्ट को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। 2D लिस्ट एंड 3D लिस्ट, ठीक है, ये क्या होती है। अब 2D लिस्ट एंड 3D लिस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लिस्ट है ना, 2D लिस्ट और 3D लिस्ट, ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये लिस्ट्स क्या होती हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 इंडेक्सेस इस्तेमाल होंगे। 3D लिस्ट में हमारे पास 3 इंडेक्सेस इस्तेमाल होंगे। अभी तक हमने जो लिस्ट पढ़ी है ये वाली ऊपर, ये सारी हमारी 1D लिस्ट है, ये 1D लिस्ट है। इसके अंदर
दोनों डाटा के दोनों राउंड्स में कौन कौन से ब्रैकेट्स आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कितने आ रहे हैं, 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट आ रहा है ना, एक ओपन ब्रैकेट आ रहा है स्क्वायर और एक क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। 2D लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, 2 ओपन ब्रैकेट्स आ रहे होंगे स्टार्ट में और 2 क्लोज ब्रैकेट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम 2D लिस्ट बनाते हैं। 2D लिस्ट में इस तरह से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स और मैंने यहाँ पे लिखा वेज, फ्रूट्स वेज की मैं 2D लिस्ट बनाता हूँ। 2D लिस्ट में मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट बना दी, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। एक लिस्ट मैंने बनाई, एक लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, बनाना और चेरी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद एक और लिस्ट बनाई इधर, किस लिस्ट के अंदर, एक मैंने आउटर लिस्ट बनाई है, बाहर वाली जो लिस्ट है उसके अंदर मैं 2 लिस्ट बना रहा हूँ। एक मैंने ये वाली लिस्ट बनाई है एप्पल, बनाना और चेरी, और एक मैं अब दूसरी लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। एक आउटर लिस्ट के अंदर मैंने 2 इनर लिस्ट्स बना दी हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं वेजिटेबल्स के नाम फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आ गया टैटो आ गया और रेडिश, ठीक है। ये इस तरह से मैंने क्या किया, इनके ऐसे नाम दे दिए। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। एक लिस्ट बनाई थी आउटर ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने 2 लिस्ट बना दी हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो जिस तरह से ये है उस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर 2 लिस्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं 2D लिस्ट्स। 2D लिस्ट स्टार्ट और एंडिंग पे 2 ब्रैकेट्स ओपनिंग हो रही होंगी, 2 ब्रैकेट्स क्लोजिंग हो रही होंगी। ज़रूरी नहीं स्टार्ट और एंडिंग पे हो, नॉर्मली स्टार्ट पे 2 ब्रैकेट्स ओपन होती हैं और एंड पे 2 ब्रैकेट्स क्लोज होती हैं, लेकिन ये एंड वाली जो ब्रैकेट है ये थोड़ी पहले भी क्लोज हो सकती है, ठीक है। लेकिन 2 ब्रैकेट्स ओपनिंग होंगी और 2 ब्रैकेट्स ही क्लोजिंग होंगी, ठीक है। ये चीज़ बस इसकी इंपॉर्टेंस है, स्टार्ट या एंड की इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 ब्रैकेट्स ओपन हो रही होंगी, 2 ब्रैकेट्स ही क्लोज हो रही होंगी, ठीक है। ये असल में इसका डिफरेंस है। ये होती है 2D लिस्ट। अब 2D लिस्ट के अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग है वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस चीज़ को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पोटैटो मिले। अब पोटैटो स्पेसिफिक है ना, ये मैं पोटैटो को इस पूरी की पूरी 2D लिस्ट में से गेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे गेट करूँगा। अब इस पूरी की पूरी लिस्ट में, ये सारी की सारी जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर फर्दर आगे 2 लिस्ट हैं, 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स है ना इसके अंदर। इसके अंदर एक आइटम है ये वाली, ये पूरी लिस्ट, और दूसरी आइटम है ये वाली, ठीक है। तो इस आइटम का इंडेक्स क्या होगा, 0, और इस आइटम का इंडेक्स क्या होगा, 1, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं जब लिखूंगा, ये ध्यान से देखना है इसमें, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर लिखूंगा वेज 1, तो मेरे पास ये सेकंड वाली आइटम आ जाएगी, इस पूरी की पूरी आइटम आ जाएगी, आ गई, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पूरी की पूरी आइटम यानी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है, जो कि सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हुई है। अब इस लिस्ट के अंदर मैं ये वाला आइटम निकालना चाहता हूँ, तो इस आइटम का इंडेक्स क्या है इस लिस्ट में, 1, तो मुझे इसके आगे लिखना पड़ेगा ऐसे 1, तो अब मेरे पास वो स्पेसिफिक आइटम आ जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ डबल इंडेक्सिंग, ठीक है। कि पहले हमें 2D लिस्ट के अंदर वो मेन एरिया पॉइंट आउट करना होता है जहाँ पे हमारी लिस्ट पड़ी हुई है, फिर उस लिस्ट के अंदर जाके वो स्पेसिफिक आइटम का इंडेक्स देना होता है जिस इंडेक्स पे हमारी आइटम पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम उस स्पेसिफिक आइटम तक पहुँचते हैं। तो इस चीज़ की समझ आ गई। तो इसी तरह से अब एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने पोटैटो प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ मेरा चेरी, तो मैं चेरी के लिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, क्या प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट्स, ये मेरे पास फ्रूट्स की वेजिटेबल आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा 0, उससे फर्स्ट वाला आ गया, और चेरी का इंडेक्स क्या है 2, तो इससे 2 वाला आ गया। तो इस तरह से मेरे पास चेरी भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई किस तरह से हम डबल, पहले हमने एक तक जाना है फिर उसके बाद दूसरे तक जाना है, ठीक है। इसी तरह से स्लाइसिंग भी होगी। इसमें स्लाइसिंग किस तरह से होगी कि स्लाइसिंग में अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैंने तो यहाँ पर एक आइटम निकाली है और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना 2 आइटम्स निकल के आए, मेरे पास पोटैटो भी आए और रेडिश भी आए, ये 2 चीज़ें आए। तो उसके लिए
फर्स्ट इंडेक्स क्या रेफ़र कर रहा है? फर्स्ट इंडेक्स तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रहा है ना। फर्स्ट इंडेक्स आप इसको इस तरह से करके देख लिया करें। पहला इंडेक्स निकाला, ये सारी लिस्ट आ गई, अब इसमें मुझे ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो इसका इंडेक्स क्या है? 1। ठीक है, इसका इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो और आगे मैंने कॉलन डाल के उससे कहा कि भाई मुझे 2 पे जो है ना वो यानी 3 पे मुझे ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये मैंने कहा इसमें स्लाइसिंग कर दी, तो अब मुझे ये 1 से स्टार्ट करेगा, 3 पे ख़त्म कर देगा और ये दोनों आइटम्स निकाल के दिखा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें स्लाइसिंग करनी है। बस आपको इंडेक्स का पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स को हम रेफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है। वो लिस्ट पहले पॉइंट आउट करनी है, फिर उसके अंदर जैसे मर्जी आप इंडेक्सिंग कर लें। ठीक है, इसी तरह से अगर ये हम यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसमें 2 ही आइटम्स हैं, अगर ज़्यादा आइटम्स हों तो हम ये फ़र्स्ट वाले में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फ़र्स्ट वाले में स्लाइसिंग कर सकते हैं कि स्लाइसिंग के थ्रू हम पहले 4, 5, 6, 7 जितने भी हमने निकालने हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आ गई। ठीक है, इसमें स्लाइसिंग कैसे करनी है। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसमें ऐसे ही होगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये -1 होगा, ये पूरा आइटम इस -1 के अंदर, फिर ये -1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने निकाला, मैंने यहाँ पे लिखा -1 का मतलब अब सेकंड वाली लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, तो -1 से क्या हो जाएगा, सेकंड वाली लिस्ट का लास्ट वाला आइटम जो कि रेडिश है, ये वाला। ठीक है, -1 पहले ये वाला पॉइंट आउट हो रहा है, फिर इसके अंदर आगे ये पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। तो ये हमारे पास 2D लिस्ट होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ द 3D लिस्ट। 3D लिस्ट क्या होती है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 3D लिस्ट में क्या चीज़ होगी। 3D लिस्ट के अंदर 3 डायमेंशनल चीज़ें होंगी। ठीक है, 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम यहाँ पर बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स, वेज। और 3D लिस्ट थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, तो मैं इसी 2D लिस्ट को यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने इसको Ctrl+C किया और यहाँ पर मैंने ये पूरी की पूरी लिस्ट को कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर 3D लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ओपनिंग दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लोजिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग भी दे दी। ये ओपनिंग हो गई और ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा वे फ्रूट्स, और फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, और फ्रूट्स लिखने के बाद एक पूरी 2D लिस्ट आ रही है, और 2D लिस्ट के बाद एक पूरी लिस्ट आ रही है, और उस लिस्ट में मैंने इस तरह से लिखा ऐसे, और ये लिखने के बाद मैंने ऐसे लिखा आगे वेजिटेबल्स। ठीक है, ये भी मैं लिस्ट पहले बना लूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ ये बेसिकली हुआ क्या। एक डाटा आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये एक 2D लिस्ट होगी, और ये यहाँ से एक वेजिटेबल आ गया और 3D लिस्ट होगी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये 2D लिस्ट है या 3D लिस्ट है? 2D लग रही है क्या? इसमें क्या निशानी है ऐसी कि 2D है? वेजिटेबल की साइड डबल नहीं किया, क्लोजिंग ब्रैकेट 3, क्लोजिंग की भी 3 ब्रैकेट। ठीक है, क्लोजिंग की भी 3 आ गई, ये लो। ठीक है, अच्छा एक मिनट। ठीक है, अब 2D है या 3D? अब 3D है ना। कैसे पता चल रहा है? 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, स्टार्ट में चाहे नहीं है लेकिन 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और 3 ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब हो ये रहा है कि एक 3D लिस्ट है, उस 3D लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पे एक चीज़ पड़ी है फ्रूट्स, सेकंड इंडेक्स पे एक 2D लिस्ट पड़ी हुई है, थर्ड इंडेक्स पे वेजिटेबल पड़ा हुआ है, और फोर्थ इंडेक्स पे एक पूरी की पूरी 2D लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यानी एक लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट के अंदर आगे फर्दर 2D लिस्ट पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ फ्रूट्स, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ये फ्रूट्स मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और फ्रूट्स के बाद मैं आगे ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ चेरी। मैं क्या लिखूँगा? फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ और चेरी भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पर मैं क्या प्रिंट स्टेटमेंट दूँगा?
सबसे पहले फ्रूट्स प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दूंगा? मैंने यहाँ पे लिखा 1 या 0 मेरे पास 0 जब लिखा तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। फ्रूट्स प्रिंट करवाना है, क्या करेंगे? 0 लिखने पे ये आया, नहीं ये वाला फ्रूट्स प्रिंट कराना है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आसान करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो ये क्योंकि आप लोगों के लिए फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा। नॉर्मली 3D लिस्ट में स्टार्ट पे ही चीज़ें होती हैं। अच्छा अब मैंने चेरी प्रिंट करवाना है, क्या करूँगा मैं? ज़ीरो पे सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। 0 पे मेरे पास एक कंप्लीट चलाया नहीं है, 0 पे मेरे पास एक कंप्लीट 2D लिस्ट आ रही है ना? 0 के ऊपर मेरे पास एक कंप्लीट 2D लिस्ट आ रही है। इस 2D लिस्ट में से मैंने चेरी प्रिंट करवाना है। तो इस 2D लिस्ट में से चेरी प्रिंट करवाने के लिए इसके अंदर ये वाली जो लिस्ट है इसकी लोकेशन क्या होगी? 0। एक ही लिस्ट है ना, तो एक ही लोकेशन होगी इसकी 0। तो मैं इसके आगे जब 0 लिखूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। ऐसे पहले 2D लिस्ट आ रही थी, अब उसके अंदर एक लिस्ट पड़ी हुई थी तो 0 लिखा, एक लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर मुझे चेरी चाहिए तो क्या करूँगा? इसके अंदर मैं 2 लिख दूँगा इस तरह। तो इस तरह से ट्रिपल इंडेक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। वो जो पहले किया था उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से हमने जो पहले अभी इधर वेजिटेबल्स किया था और फ्रूट्स किया था, ये वाला जो काम किया था, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चलाया, string indices must be integer। कोमा कहीं नहीं लगाया हुआ, ये आ गया। अच्छा अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स को प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स को प्रिंट करवाने के लिए 0, ये फ्रूट्स आ गया, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स सबसे बाहर वाली लिस्ट में पड़ा हुआ है, ये आ गया। अब फ्रूट्स के बाद मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ किसको? रेडिश को। क्या लिखूँगा फ्रूट्स के बाद रेडिश को प्रिंट करवाने के लिए? फ्रूट्स तो 0 पे आ गया, ये है 0 पे, ये सारा किस पे है? 1 पे, ये 2 पे है, और ये सारा किस पे है? 3 पे, ठीक है, ये 3 पे है। तो अब मैंने रेडिश को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स के बाद आगे लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 पे है तो मेरे पास वो पॉइंट आउट करके ये वाला सारा आ जाएगा। 3 पे आ गया। अब 3 के अंदर ये रेडिश कितने पे है? 2 पे। यहाँ पर मैं इसके अंदर जाके लिखूँगा 2, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। एक मिनट पहले 3 निकाल के इसको देख लेते हैं। नहीं, वो इस तरह से ना लिस्ट बेसिकली कंप्लीट नहीं हो रही। वही फर्स्ट वाली एग्जांपल ठीक थी, ये वाली ना लिस्ट सही तरह से कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्मली जो 3D लिस्ट होती है ना हमारे पास, वो इसी तरह से होती है कि 3D लिस्ट के अंदर स्टार्ट पे ही ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, बाद में भी आ सकती हैं, लेकिन वो फिर एक पूरी हिरार्की होती है। तो वो हिरार्की इधर कंप्लीट नहीं हो रही, इस वजह से ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। वरना नॉर्मली ये अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इस तरह से है। अब इसमें अगर मुझे निकालना है, 0 तो आ गया। अब अगर मुझे निकालना है रेडिश, क्या करूँगा? यहाँ पर सबसे पहले 1 के बाद आगे फिर नहीं, 3D लिस्ट है तो 3 सिंटैक्स होने चाहिए, ठीक है। आपको अगर ना समझ आए तो आप एक दफ़ा इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। आप प्रिंट करें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ब्रिंजल आ गया। अब ब्रिंजल यानी ये 2D लिस्ट है, इसको मैंने पॉइंट आउट करना है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिख दूंगा। उसके बाद फिर मैंने आगे पॉइंट आउट करना है रेडिश को, तो रेडिश के लिए मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास आइटम आ जाएगी, ठीक है। तो 3D लिस्ट में बस हमें इंडेक्सिंग का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि इंडेक्सिंग कहाँ पे आती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई 3D लिस्ट। वो
कभी कभार डाटा हमारे पास 3D लिस्ट में भी आ रहा होता है, बस हमें इंडेक्सिंग पता हो, हम एक एक करके पहले इंडेक्सिंग करके चेक करते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं जो भी हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2D लिस्ट भी होगी, 2D इसी तरह से 2D टपल्स भी हैं और 2D डिक्शनरीज भी हैं, ठीक है। 2D डिक्शनरी टपल्स की मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ बस, कि 2D टपल्स में क्या होगा, यही चीज़ को हम टपल से इधर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम इधर टपल से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। टपल्स में क्या होगा, बस 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, बाकी सारे का सारा डाटा वही रहेगा। इस तरह से 2 ब्रैकेट स्टार्ट पे आ गई, ठीक है, और 2 ब्रैकेट्स हमारे पास लास्ट पे आ गई। तो ये सिर्फ डिफरेंस होगा इसके अंदर। यही होता है ना टपल में डिफरेंस, ब्रैकेट और उसमें आ रही हैं, बाकी सारी चीज़ें वही उसी तरह से चल रही होंगी अगर आप अप्लाई करें, क्योंकि इंडेक्सिंग टपल में सेम उसी तरह से होती है जैसे कि स्लाइसिंग हो रही होती है। तो इंडेक्सिंग है, आप अगर टपल में अप्लाई करो तो सेम टू सेम उसी तरह से चल रही होगी, सेम टू सेम आपके पास वही आंसर आ रहे होंगे, ठीक है, उसी तरह से आपके पास सेम आंसर आएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टपल्स में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सर दोनों आइटम में से एक एक एलिमेंट प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करेंगे? किस आइटम में से? दोनों आइटम में से, मतलब 2 आइटम्स है ना हमारे पास। टपल्स और डिक्शनरीज अलग अलग, टपल और लिस्ट अलग अलग में से? सर 2D लिस्ट में हमारे पास 2 आइटम्स है, मतलब 2 लिस्ट है लिस्ट के अंदर। हाँ, एक ये है, एप्पल प्रिंट करवाना है और पोटैटो प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? एक साथ प्रिंट करवाना है, मतलब पहले एप्पल प्रिंट हो फिर पोटैटो प्रिंट। अच्छा, यानी आप ये चाह रहे हो कि यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि पोटैटो और एप्पल साथ साथ प्रिंट हो, ठीक है। तो पोटैटो का ये है, इसको पकड़ा इधर ले आए, ठीक है। एप्पल का जो भी इंडेक्स है वो इसके आगे हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एप्पल कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 पे, तो यहाँ पर 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। अच्छा सॉरी, ये सेट है, ये क्यों कह रहा है? सर फ्रूट्स के आगे वैसे लिखा। हाँ वही, ठीक है, साथ साथ आ गए। अच्छा, तो इसी तरह से लिस्ट में है, आप ये टपल्स में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से डिक्शनरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी होती है, उसे हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। उसमें हम पहले एक की देते हैं, उससे बाहर वाली चीज़ लेके आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी की देते हैं, उससे बाहर वाली अंदर वाली चीज़ उसकी लेकर आते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक डिक्शनरी के अंदर क्या आ जाए, एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहा हूँ स्टूडेंट्स की, ये मेरे पास एक डिक्शनरी है स्टूडेंट्स की, और इस डिक्शनरी के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, ये मैंने की बनाई और इस की के अगेंस्ट पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है। यानी डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट आई हुई है, ठीक है, इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा नेम, एक की लिखी और उस की के अगेंस्ट एक वैल्यू नहीं आ रही बल्कि पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, अली अहमद, इस तरह से आ रहा है मेरे पास डाटा। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि जो भी हमने निकालना है डाटा वो 2D डिक्शनरीज को यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अगर निकालना चाहता हूँ अहमद का नाम निकालना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे लिखूँगा अहमद का नाम किसके अंदर है, नेम वाली की में है, तो मैं यहाँ पे नेम की लिखूँगा और नेम की लिखने के बाद आगे किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे 1 लिख दूँगा, तो मेरे पास अहमद का नेम आ जाए, ठीक है। तो कीज़ जो स्पेसिफाई की होती हैं उन कीज़ के अगेंस्ट आगे लिस्ट भी स्टोर हो सकती हैं, टपल्स भी स्टोर हो सकती हैं, फर्दर एक डिक्शनरी भी स्टोर हो सकती है, ठीक है। बस आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का पता हो, कुछ भी आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 1 के अलावा आप सारे के सारे नाम देखना चाहते हैं, पूरी की पूरी स्लाइसिंग कर दें तो ये पूरे के पूरे सारे नाम आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी तरह भी, अगर हमें सिर्फ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का आइडिया हो तो हम किसी तरह से भी उसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी समझ आ गई ये क्या होता है, डिक्शनरीज के भी हमने पढ़ लिए।
अब उसके बाद डिक्शनरीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। डिक्शनरीज कंप्लीट होने के बाद आगे हम चलते हैं कुछ एडवांस कंसेप्ट्स पे, और उसके लिए मैं एक न्यू नोटबुक बना लेता हूँ, क्योंकि अब आपने डिक्शनरीज वगैरह पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू नोटबुक बनाता हूँ, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शंस, फिर एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स देखेंगे, ठीक है। और एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स के बाद 2D और 3D लिस्ट हमने पढ़ लिया, तो एडवांस कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस देखेंगे, एडवांस कंसेप्ट ऑफ लूप्स देखेंगे, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर वो कैलकुलेटर वाला उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस फंक्शंस एंड लूप्स। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि हमने अभी फंक्शन देखा कि फंक्शन को डेफ से बनाते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल सम का फंक्शन बनाता हूँ, और सम के अंदर मैंने लिखा सिंपल a, b, ये मैंने लिखा, और मैंने कहा कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा a + b, जैसे आपने कैलकुलेटर के अंदर किया हुआ है, ठीक है। अब इस थोड़ा सा नीचे आके जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया बाय गिविंग द आर्गूमेंट 2 और 3, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 5। तो मेरे पास यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने कितने आर्गूमेंट्स के लिए बनाया, कितने वैल्यूज़ के लिए बनाया, 2 वैल्यूज़ के लिए। अगर मैं इसमें तीसरी वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ तीसरी वैल्यू के साथ, मैं कहता हूँ कि मैं 2, 3 और 4 को प्लस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ मैंने 2 वैल्यूज़ के लिए बनाया। ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं कर सकता, ठीक है। इस केस के लिए जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हमें चाहिए होता है जो कि तमाम वैल्यूज़, अनलिमिटेड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। अब हमें सम करना है, तो सम के लिए आप जब कैलकुलेटर विंडो में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं होती ना कि कितने नंबरों के आपने सम करना है, आप जितने मर्जी नंबर ऐड कर सकते हैं। इवन के सिंपल कैलकुलेटर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इस तरह का होना चाहिए जिसमें 2, 3, 4 नंबर्स ना हो, बल्कि अनलिमिटेड नंबर्स हों, जितने मर्जी नंबर्स हम उसमें ऐड कर सकें, उसमें माइनस कर सकें। ये ना हो कि उसमें 2 नंबर्स कर सकें, फिर 3 नंबर्स के लिए हमें अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा, 4 नंबर्स के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए फंक्शन में, ठीक है, कि हर वैल्यू चेंज करने पे हमें एक नया फंक्शन लिखना पड़े। वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो एक हेडेक बन जाएगा। तो इस केस में हम एक कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है, जिसे हम कीवर्ड आर्गूमेंट्स नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड फंक्शन विद अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब वो क्या होता है, उसमें हम करते ये हैं कि उसके अंदर जैसे ही हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के स्टार्ट पर मैं सिर्फ एक चीज़ लिख दूँगा, यानी मैं b नहीं लिखूँगा, मैं इस फंक्शन के स्टार्ट पे सिर्फ स्टैटिक लगा दूँगा ऐसे, और एक पैरामीटर आगे मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने इस फंक्शन के स्टार्ट पे स्टैटिक लगाया, और args या कोई भी वेरिएबल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं a भी दे सकता हूँ, चलो आपको कन्फ्यूजिंग से बचाने के लिए मैं a दे देता हूँ। स्टैटिक लगा दिया और आगे a दे दिया। अब ये जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसको कह देता हूँ रिटर्न a, कि फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट, ये फंक्शन बोले करेगा क्या, प्रिंट माई नेम इज़, और आगे a। इस तरह से ये फंक्शन नॉर्मली मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि अनलिमिटेड a एक्सेप्ट करेगा, और वो करेगा क्या कि अनलिमिटेड a एक्सेप्ट करने के बाद उन a को बस प्रिंट कर देगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हमें, सिर्फ उन a's को प्रिंट कर देगा। इस फंक्शन को अब मैं कॉल करता हूँ सिंपल एक नाम दे के, मैंने अपना नाम इस फंक्शन को दे के इसको कॉल किया, मेरा नाम आ गया, ठीक है। मैं अब इस फंक्शन को 2 नाम दे के कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये भी दे दिया, 2 नामों के साथ भी कॉल हो गया, ठीक है। मैं इसको 3 नेम्स के साथ कॉल करता हूँ, 3 के साथ भी कॉल हो गया, हो रहा है ना कॉल। अब ये फंक्शन मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 2, 3, 4, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर सकता हूँ, और वो सारे के सारे अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स
नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वो किस में स्टोर कर रहा है, वो एक टपल में स्टोर कर रहा है। टपल की निशानी होती है ना, इसलिए टपल मैंने पहले पढ़ाया था ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आने से पहले टपल का भी पता होना चाहिए टपल क्या होता है। तो वो सारे के सारी चीज़ें एक टपल में वो क्या करता जा रहा है, एक स्टोर करता जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। तो सारी की सारी जो भी हम चीज़ें उसे देते हैं वो एक टपल में स्टोर करता है, और उस टपल में स्टोर करने के बाद वो करता ये है कि उन सारी टपल्स को प्रिंट करवाता जाता है। ठीक है, 4 5 जितनी भी वैल्यूज़ देंगी वो सारी की सारी एक टपल्स में स्टोर करके उन्हें प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब एक छोटा सा टास्क है, वो टास्क अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो अभी मैं इधर करवा देता हूँ, लेकिन उस तरह का कैलकुलेटर फिर आप लोगों ने बनाना होगा। ठीक है, अभी मैंने ये एक नंबर लिखा तो एक वैल्यू उसको तो वो एक्सेप्ट कर ही जा रहा है, कर रहा है ना वो एक वैल्यू उसको एक्सेप्ट, वो जितनी मर्जी मैं 4 नाम दे दूंगा तो 4 नामों को भी एक्सेप्ट कर लेगा, 5 को भी कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं जितने भी नंबर्स दूँ उन सारे नंबर्स को सम अप करके मेरे पास लास्ट पे एक आंसर करे कि ये इसका सम है। मैं इस तरह का जो है ना वो कोई फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास उसमें सम का फंक्शन हो, उसमें जितने मर्जी नंबर्स दे दूँ मैं 10 12 15, वो सारे नंबर्स को सम करके मुझे लास्ट पे एक सम आंसर कर दे। ठीक है, जो आपने कैलकुलेटर बनाया था 2 नंबर्स के लिए, अब हम उसको अनलिमिटेड नंबर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे कि हमें पता है कि ये जो ए है इसके अंदर एक टपल आ रही है ना। ठीक है, तो हम इस टपल पे एक लूप लगा देंगे। ठीक है, हम लूप ये लगाएंगे कि फॉर आई इन ए, इस ए के अंदर से एक एक वैल्यू आए। ठीक है, और एक वेरिएबल बने जिसका नाम हो सम इज इक्वल टू ए प्लस नहीं आई के अंदर ए वैल्यू होगी और हमारे पास सम इज इक्वल टू आई के अंदर से ही आएगा आई प्लस नहीं 1 नहीं, आई प्लस सम। ठीक है, यहाँ पर हम ना सम की एक वैल्यू दे देंगे 0, सम इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक अभी स्टार्ट पे कोई भी सम कैलकुलेट नहीं हुआ, अगर सम हमने कोई भी कैलकुलेट नहीं किया, कोई भी नंबर नहीं दिया, तो उस टाइम पे सम की वैल्यू क्या होगी 0। कोई भी नंबर नहीं दिया तो सम 0 होगा ना। जैसे जैसे हम जितने भी 4 नंबर देंगे, आई में से एक नंबर निकल के आया, वो 0 में ऐड हुआ, दोबारा सम में चला गया। ठीक है, फिर एक नंबर आई में से निकल के आया, 0 में ऐड हुआ, ठीक है, वो सम में ऐड हो, पिछले वाले पुराने वाले सम में ऐड हुआ और सम के अंदर चला गया। इस तरह से करते करते लास्ट पे जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें जो है वो क्या एक रिटर्न हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा हमारे सामने, या हम लास्ट पे ये कह देते हैं कि हमें रिटर्न होगा। रिटर्न क्या होगा, सम का वेरिएबल। इस चीज़ की समझ आ गई है सबको कि ये मैंने क्या बेसिकली यहाँ पर किया है। सर ये रन करके दिखा दें। चलो रन करके दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम 10 98 10 ये मैंने इतनी वैल्यूज़ इसमें लिख दी, आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यानी ये एक लॉजिक बनाई है ना। लॉजिक ये बनाई है कि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे नंबर्स आते जाएं वैसे वैसे उनका सम करवाते जाएं। तो सबसे पहले मैंने लॉजिक ये बनाई कि अच्छा अभी कोई नंबर नहीं आ रहा, जब कोई नंबर नहीं आ रहा तो सम क्या होगा 0। कोई नंबर नहीं आ रहा तो हम किसी नंबर को तो सम का 0 होगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि सम 0 होगा जब कोई नंबर नहीं आ रहा। अब अगर एक नंबर आता है, जितने भी नंबर आते हैं, 5 नंबर आए, 5 नंबर में से एक एक नंबर निकाल के आई में लेके आए। ठीक है, एक नंबर आई में लेके आए और उसको 0 में ऐड करता जाए, यानी आई प्लस 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं, किस तरह हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो किस तरह से आए हैं। ये आए हैं ना नंबर, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स आए हैं ना। अब सबसे पहले क्या होगा, 10, ये सारे नंबर्स जो है ये किस में जाके स्टोर हो जाएंगे, एक टपल में। ए के नाम से एक टपल होगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि टपल आ रहा होता है। तो सबसे पहले आई में क्या आएगा 10, 10 प्लस 0, आंसर क्या आया 10। 10 किस में चला गया, सम। दोबारा फिर लूप चला, दूसरा नंबर निकाला 89, 89 आई में आया, तो 89 प्लस सम में पहले क्या था 10, 89 प्लस 10 आंसर सम में चला गया। इसी तरह फिर 10 आया 99, तो 10 जब इसमें आया तो 10 प्लस 99
क्या बनता है 109, वो सम में चला गया। इस तरह से लूप चलता रहेगा और सम कैलकुलेटर होता है। जब सारा लूप चल जाएगा तो सम के अंदर वो वैल्यू होगी जो सारों का सम होके आई होगी, ठीक है। इस तरह से ये लॉजिक बनाया गया, ठीक है। अब आपने ये लॉजिक इस तरह से बनाना है कि ये सम का फंक्शन तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, अब आपने बेसिकली यही सम का फंक्शन अपने कैलकुलेटर के अंदर इंटीग्रेट करना है। माइनस वाला तो नहीं आप बना सकते क्योंकि माइनस में हम अनलिमिटेड नंबर को माइनस तो नहीं कर सकते, सम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए करना है कि अनलिमिटेड नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सके। डिवाइड के लिए 2 नंबर ज़रूरी होते हैं, माइनस के लिए भी 2 नंबर ज़रूरी होती हैं, अनलिमिटेड नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता। तो आपने मल्टीप्लाई के और प्लस के साथ यही फंक्शनैलिटी अपने कैलकुलेटर में ऐड कर दी है कि वो अनलिमिटेड नंबर्स को भी एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई। इसे हम कहते हैं नॉर्मली इसे अनलिमिटेड फंक्शन विद अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है कंसेप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन विद अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स। ये सबको समझ आ गई है? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? याद है कीवर्ड आर्गूमेंट्स? कीवर्ड आर्गूमेंट्स आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि कीवर्ड आर्गूमेंट्स ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास कीज़ के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं। यानी अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कोई भी एक सिंपल फंक्शन है डेफ, और मैंने ये सम का फंक्शन बनाया, इसमें मैंने लिखा a, b, ठीक है, और मैंने कहा कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा a प्लस b, ये रिटर्न करेगा। आगे नीचे आके मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, इसमें 2 और 3 पास कर दिया, ये मेरे पास तो फंक्शन चल गया, सिंपल फंक्शन है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी तरतीब आगे पीछे कर दी जाए, पहले वाली वैल्यू a में जाके स्टोर होगी, दूसरी वाली b में, ये एक सीक्वेंस से जाके स्टोर होगी। मैं कहता हूँ कि दूसरे वाली b में जाके स्टोर हो, पहले वाली a में जाके स्टोर हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि b इज़ इक्वल टू दिस और a इज़ इक्वल टू दिस, ऐसे अगर तरतीब चेंज करनी है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। हाँ, अब वैल्यू ये वाली उसमें चली जाएगी, वो वाली इसमें चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जाके आंसर फिर भी 5 ही आएगा क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। ये कि हम जो है ना वो साथ उस कोई ना कोई वेरिएबल भी पास करते हैं, कोई की भी पास करते हैं, खाली वैल्यू पास नहीं करते, की भी पास करते हैं कि वो किसके अंदर जाके स्टोर हो, बी में या ए में, ठीक है, उसका पैरामीटर एक पास करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सम का फंक्शन हो ना, इसके अंदर हम जितने मर्जी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स भी पास कर सकें, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस सम के अंदर जो कीवर्ड आर्गूमेंट्स, यहाँ मैंने अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पुट किए थे, तो अनलिमिटेड नंबर्स मैं पुट कर सकता था। ये मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स पुट किए यहाँ पे, ठीक है। ये कीवर्ड आर्गूमेंट्स नहीं थे, ये सिंपल आर्गूमेंट्स थे। यहाँ पर अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स में क्या होगा कि हम इसके स्टार्ट पे सेम टू सेम डबल स्टैटिक लगा देंगे, एक स्टैटिक नहीं डबल स्टैटिक। और यहाँ पर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर आए उसको प्रिंट कर दे, ए जो भी आए ना उसको प्रिंट कर दे। और यहाँ पर मैं इस जब फंक्शन को जब कॉल करवाता हूँ तो कॉल करवाने के बाद इसके अंदर मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट्स दे सकता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 5, फिर ए इज़ इक्वल टू 5, फिर ए इज़ इक्वल टू 6, फिर ए इज़ इक्वल टू 10, ए इज़ इक्वल टू 67। इस तरह से ये है अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स कि अगर आपने कीज़ के साथ साथ देने हैं आर्गूमेंट्स, अनलिमिटेड देने हैं, तो फिर ये आप डबल स्टैटिक स्टार्ट में लगाओगे। अगर आपने सिंपल आर्गूमेंट्स देने हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी है एज एन आर्गूमेंट अनलिमिटेड, तो फिर एक स्टैटिक आएगा, ठीक है। अब जब इसको चलाया जाएगा तो ये देखना ये क्या होता है। इसमें मैंने यहाँ पर कोई कॉमा छोड़ा है, अच्छा वो कह रहा है रिपीटेड हो रहे हैं, इनके नाम चेंज कर देते हैं कि रिपीटेड तो नहीं हो सकते हैं। इसको डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं, चल गया, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू एक दफ़ा हमने पुट कर दिया, दोबारा नहीं पुट कर सकते। अब हमने क्या किया, कीज़ डिफरेंट दे दी। अब उसने क्या किया है कि हमारी एक की पकड़ी ए, उसे जाके यहाँ पे अपेंड किया और उसको प्रिंट करा दिया। एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर ए आ गया, वैल्यू 5 आ गई। दूसरी डिक्शनरी बनाई, बी आ गया, वैल्यू 5 आ गई। तीसरी की वैल्यू 6। तो ये होते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स, अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स, जितने मर्जी आप दे सकते हैं,
तो इस चीज़ की समझ आ गई। अब जब हम इस तरह देते हैं ना अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स, तो हमारे पास एक टपल आता है, ये एक टपल बनाता है। और जब हम अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स देते हैं कीज़ के साथ, तब हमारे पास एक डिक्शनरी बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जान हो जाए फिर आगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? कीवर्ड आर्गूमेंट्स अनलिमिटेड और सिंपल अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स आ गए हैं समझ? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे फंक्शन के एडवांस टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रो लेवल की हैं, वो अभी मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, तो वो अभी समझ नहीं आएंगी। एक है जनरेटर फंक्शंस और एक है हमारे पास डेकोरेटर्स। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। एडवांस लेवल की एक चीज़ है लैम्डा फंक्शंस, वो कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? लैम्डा फंक्शंस वन लाइन फंक्शंस होती हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि सिर्फ एक ही लाइन में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया जो हम अभी तक बनाते रहे हैं, सम का, और मैंने कहा कि वो रिटर्न करेगा a प्लस बी। ऐसी है, ये मैंने फंक्शन बनाया, अभी तक हम यही बनाते आ रहे हैं। अब इस फंक्शन को मैं लैम्डा के थ्रू, लैम्डा फंक्शन के थ्रू कैसे बनाऊंगा? लैम्डा फंक्शन हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास फंक्शन सिर्फ एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन हो सके। जब हमारे पास कोई कम्प्लेक्स फंक्शन होगा फिर हम उसका लैम्डा फंक्शन नहीं बना सकते, ना ही हम बनाते हैं। जब हमारे पास बहुत ही शॉर्ट फंक्शन हो जो एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन हो सके, सिंगल लाइन में उसका कोड लिखा जा सके, तो फिर हम लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। जिस तरह से ये फंक्शन है, इसका कोड सिंगल लाइन में ही लिखा जा रहा है, एक ही लाइन में है, रिटर्न करेगा a प्लस बी, तो एक ही लाइन में इसको एक्सप्लेन किया जाता है और एक ही लाइन में इसको लिखा जा रहा है। इसका हम लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, कीवर्ड इस्तेमाल होता है लैम्डा, लैम्डा, ठीक है, स्पेस देके हम जो फंक्शन रिटर्न करेगा, हमने कोई भी वेरिएबल लिखना है जो वो फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें? टू वेरिएबल का प्लस। ठीक है, दो वेरिएबल्स को प्लस करके हमें रिटर्न करेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये फंक्शन x, ठीक है, कॉलन, और हमने यहाँ पर लिख दिया कि x टू। इस चीज़ की समझ आई? ये वाले फंक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ और इस नंबर का मुझे स्क्वायर मिल के रिटर्न हो रहा है। स्क्वायर को मैंने इस तरह से कर दिया, इस नंबर का स्क्वायर मिल के मुझे, इसकी पावर 2 यानी इसका स्क्वायर मिल के मुझे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को, ये जो स्क्वायर फंक्शन जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, इस स्क्वायर फंक्शन को मैं सिंपल इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक नंबर एक्सेप्ट करेगा और मुझे उस नंबर का स्क्वायर करके रिटर्न करेगा। तो जब मेरे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर जा रहा हो फंक्शन में और रिटर्न हो के बस एक ही वैल्यू आ रही हो, सिंपल सी चीज़ हो, तब हम लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब ये लैम्डा फंक्शन मैंने बना दिया। अब इस लैम्डा फंक्शन को जब मैं चलाऊँगा तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस लैम्डा फंक्शन को मैं a के अंदर स्टोर कर देता हूँ। कोई भी वेरिएबल है स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने ये लैम्डा फंक्शन स्टोर कर दिया। ये लैम्डा फंक्शन स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर पास करता हूँ 4, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, मैंने इस चीज़ को, जहाँ मैं डेफ लिखता था, डेफ लिखने के बाद स्क्वायर लिखता था, वहाँ मैंने डेफ की बजाय सिंपल स्क्वायर लिखा, इज़ इक्वल टू, आगे मैं जो पैरामीटर देता था ब्रैकेट में,
वो पैरामीटर मैंने लैम्डा लिखने के बाद आगे स्पेस दी और फिर आगे वो पैरामीटर दे दिया, ठीक है। इस पैरामीटर को भी नाम वही रख देते हैं ऐसे, ठीक है। और जो मैं नीचे लॉजिक लिखता था, यानी उस पैरामीटर को, यानी वो जो नंबर है उस वैल्यू को ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, वो लॉजिक मैंने कॉलन लगा के आगे लिख दी कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, और रिटर्न लिखा ही नहीं, रिटर्न छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि लैम्डा फंक्शन में रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल लाइन फंक्शन होता है, तो जो ये लॉजिक लिखा होता है, वैल्यू जो भी बन रही होती है, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये है लैम्डा फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका। हाँ, इसको हम दो पैरामीटर के लिए इधर इस्तेमाल करके देखते हैं। नॉर्मली वैसे दो पैरामीटर के लिए इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन कर लेते हैं, अगर हो जाए। दूसरी लैंग्वेजेस में हो जाता है, ये दो पैरामीटर्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर इसके लिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। लेकिन होना सिर्फ सिंगल लाइन ही चाहिए, एक चीज़ याद रखनी है, होना सिर्फ सिंगल लाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिटर्न कीवर्ड लिखें ना, उससे होगा कुछ नहीं, एरर नहीं आएगा हमें, ठीक है। ये इसने शायद चेंज कर दिया। ये पाइथन के ना एक वर्जन है, कौन सा, कोई पुराने वर्जन्स में ना इसमें रिटर्न कीवर्ड भी हम एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन ये शायद इसने न्यू वर्जन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया है कि इसमें न्यू वर्जन में वो कहता है कि रिटर्न कीवर्ड आप ना यूज़ करो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। नहीं तो नॉर्मली हम दूसरी लैंग्वेजेस ना टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, उसमें हम रिटर्न भी लिखें फिर भी काम चल जाता है, और ना लिखें फिर भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जब लैम्डा लगा रहे हो तो फिर रिटर्न ना करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिंगल लाइन फंक्शन होना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन क्लियर है। अच्छा, एक ये हो गया लैम्डा फंक्शन। उसके बाद एक और फंक्शंस थे लैम्डा फंक्शंस के बाद, एक मिनट में देख लेता हूँ। रिकर्सिव फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस, ये भी एडवांस कंसेप्ट है, ऐसे फंक्शंस जो कि खुद अपने आप को ही कॉल कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। जिनके ऐसे फंक्शंस जो खुद अपने आप को कॉल करना शुरू कर देते हैं, उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। कहीं ये भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ंक्शन मैं बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल फंक्शन बनाया, एक फ़ंक्शन का नाम है नेम, और इस फंक्शन के अंदर नेम इस फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक ए पास कर दिया, सिंपल एक ए पास कर दिया। अब इस फंक्शन में मैं नीचे जाके मैं ये कहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न करे, बल्कि रिटर्न ना करे, रिटर्न करने से पहले एक वेरिएबल बनाए, या रिटर्न करे, इसी फंक्शन को कॉल करे दोबारा इसी पे, ठीक है, और ए रिटर्न कर दे, ठीक है। इस चीज़ की समझ आई? थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ए, और फिर आगे मैंने लिखा नेम ए। अभी देखो हो क्या रहा है, मैं इसके अंदर जो भी पुट करूँगा, सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर सबसे पहले ये डैश डैश आ जाएंगे, आ गए, प्रिंट हुआ। उसके बाद जो भी मैंने इस फंक्शन में पैरामीटर पास किया था, कोई भी नाम पास किया था, वो नाम आ गया। उसके बाद जब ये लाइन चली तो ये फंक्शन फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर दोबारा कॉल हुआ, इसमें ये पैरामीटर गया, और फिर दोबारा ये लाइनें आएंगी, ठीक है, ये लाइनें फिर दोबारा आएंगी, ठीक है, और फिर दोबारा लाइनें आएंगी, और फिर ये ए का जो है ना वेरिएबल प्रिंट होगा,
और फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा। इसकी आउटपुट देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ये देखो अब ये फंक्शन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको अगर मैं नीचे तक ले आता हूँ, ये चलता जा रहा है, नीचे तक भी ले आऊँ, यहाँ से चलता जा रहा है, ठीक है। यानी इतना इसने चल लिया है कि वो कर्नल डेड हो गया, दोबारा कर्नल चला है, तो फिर ये फंक्शन जो है ना, इसको दोबारा चलाते हैं तो चल चल के कर्नल ही जो है ना वो डेड हो गया। कर्नल का मतलब कि कर्नल ने कहा है कि भाई ये फंक्शन आपने बहुत दफ़ा कॉल कर लिया, इसलिए वो कर्नल डेड हो गया, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया। मैंने कहा है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट आए, जो भी मैं नेम लिखूं वो नेम आए, उसके बाद दोबारा से ये फंक्शन कॉल हो जाए। ये फंक्शन कॉल किया ना यहाँ पर, यही फंक्शन इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन जब दोबारा से कॉल होता है, दोबारा से फिर ये डैश आते हैं, फिर नाम आता है, फिर ये फंक्शन दोबारा से कॉल होता है, फिर डैश आते हैं, फिर नाम आता है। तो इस तरह आता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे इन्फिनिट लूप में होता था ना, एक लूप लग जाता था, बार बार वो वैल्यूज आते रहते हैं। तो इस तरह हम फंक्शंस के अंदर भी रिकर्सिव फंक्शंस बना सकते हैं, जो कि अपने आप को ही बार 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 कॉल करते हैं। तो इस चीज़ की समझ आ गई? ये रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। ये कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं लॉजिक्स में, जैसे कि आपने अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए वहाँ पे आप रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में फंक्शन ही कॉल होता है ना, वही फंक्शन बार बार कॉल होता है। यानी एक नंबर है 5, उसका फैक्टोरियल निकालना हो तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उसी चीज़ को आपको बार बार मल्टीप्लाई करवाना होगा, बार बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक एक स्टेप पीछे के साथ। तो इस तरह के फंक्शंस में हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज़ करते हैं इस तरह के काम में। तो इसकी समझ आ गई रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ तक ये कुछ एडवांस कंसेप्ट है फंक्शंस के, जिसमें लैम्डा फंक्शंस, फंक्शन विद अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स, अनलिमिटेड कीवर्ड आर्गूमेंट्स, लैम्डा फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन हमने कवर कर लिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद हम एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स पे चलते हैं। एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स में एक बड़ी अहम चीज़ थी जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या था? दैट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किया था डिस्कस? नेस्टेड लूप, उसकी कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल देखी थी? नहीं देखी? अच्छा, हाँ वो तो इफ एल्स था, नेस्टेड लूप नहीं था। नेस्टेड लूप अभी तक नेस्टेड इफ किया हुआ है, नेस्टेड लूप नहीं किया हुआ, ठीक है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है। हमारे पास एक लूप लगा हुआ है, उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास नेस्टेड लूप है, ठीक है। अब नेस्टेड लूप में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन ए, आई क्या देते हैं, फॉर आई इन रेंज, और मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि 5। अब इसका मतलब कि 0 से लेकर 5 तक चलेगा, ये ऐसे ही है ना। इसके अंदर मैं एक और लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, या आई नहीं कहते इसको, हम जे कहते हैं, ठीक है, रेंज, या इसमें रेंज भी नहीं दे रहे, यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ फ्रूट्स की, ठीक है, एप्पल, बनाना और चाइल्ड। लिस्ट दे सकते हैं ना? जब लिस्ट देंगे तो क्या करेगा ये लूप? जब लिस्ट देंगे तो लूप क्या करेगा? लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा, यानी लिस्ट के अंदर आइट्रेट करेगा लिस्ट को, लिस्ट के अंदर से एक एक आइटम्स निकाल के देगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लाइट में तो नज़र भी नहीं आ रही, चलो आ जाती है, 2 मिनट वेट कर लें।
आप में से किसी ने जनरेटिव एआई के अंदर इंटरेस्ट है किसी का? आपका है? कोई चीज़ें पढ़ते हैं उसके बारे में, आर्टिकल्स वगैरह? थोड़ा बहुत चेक किया था। क्या चाहते हैं? मतलब वो फिर इसी तरह को कहते हैं कि अभी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि चैट जीपीटी वगैरह से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये तो कॉमन है ना, सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। वो और common उसके है। अलावा और कोई जनरेटिव एआई में आपने सर्च किया हो? तो मोस्टली जो फेमस वो यही यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये तो सबको ही पता है, चैट जीपीटी का किसको नहीं पता। चलो ये आपको पता है कि अभी फ़िलहाल करंटली जो इस टाइम पे जीपीटी इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा चल रहा है? चैट जीपीटी का 4.5 टर्बो, ठीक है, जो पेड वर्जन पेड वर्जन है, ठीक है। बेसिकली ना आज एक मीटिंग थी, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब तक लाइट नहीं। आज एक मीटिंग थी बेसिकली, एक 3-4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी। तो हमारे ना डिफरेंट मीटिंग्स होती रहती हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स से। वैसे तो नॉर्मली जो अपवर्क और फाइवर के क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो डेली बेसिस पे मीटिंग होती है, वो तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो हमारी आज एक मीटिंग थी, एक दोहा का, कतर में एक बंदा था, उसका एक पूरा ERP था, ठीक है। वो ज़रा हाई लेवल का एक प्रोजेक्ट था। एक छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फाइवर अपवर्क पे होते हैं, एक होते हैं ज़रा इंटरनेशनल लेवल के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम रब्ता करती हैं फाइवर या अपवर्क से हट के, वो कुछ प्रोजेक्ट बनाती हैं। उस कंपनी की ना पूरी ERPs थी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पूरा सिस्टम था, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स का सारा पूरे मॉड्यूल्स डिज़ाइन हुए थे। प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट की बार कोडिंग होती है, प्रोडक्ट को अपलोड किया जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद फिर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट होती है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आगे वो प्रोडक्ट की सेल्स कैलकुलेट होती है, कहाँ कहाँ गई है, कितने वेंडर्स आए हैं, कितने लोगों ने खरीदा है, क्या रिव्यूज़ आए, पूरा का पूरा ERP सिस्टम था। वो बंदा ये चाह रहा था कि हमें ना एक उस पूरी की पूरी प्रोडक्ट के पूरे प्रोसेस में ना हमें LLM हेल्प करे, LLM सारे का सारा काम खुद हमें बना के दे कि अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं तो उस प्रोडक्ट की साल की या 1 महीने की, 1 हफ्ते की क्या रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट ब्रीफ समरी हमें बना के दे कि ये प्रोडक्ट 1 हफ्ते में कितने लोगों ने पसंद किया है, कितने लोगों ने इसको डिसलाइक किया है, कितने लोगों ने खरीदा है, कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया है इस प्रोडक्ट पे। और अगर हम एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च नहीं की, अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली, बल्कि उस वेबसाइट पे अभी हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो वो LLM हमें इतना हेल्प करे कि हम उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी पिक्चर लिखें तो वो हमें बता दे कि इस प्रोडक्ट के मार्केट में और कौन कौन से कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, यानी उस प्रोडक्ट को और कौन कौन लोग सेल कर रहे हैं, ठीक, कौन कौन सी कंपनीज उसको सेल कर रही हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये कंपनीज हैं, ये इन फीचर्स के साथ ये प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, इस प्राइस पे सेल कर रही हैं, तो ताकि हमें डिसीजन लेना आसान हो कि हम कौन सी प्राइस पे सेल करें कि हमारी प्रोडक्ट भी बिके। एक कंपनी सस्ती दे रही है प्रोडक्ट, हम महंगी दे रहे हैं, तो वो हमसे तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा ERP सिस्टम बनाना जिसके अंदर LLM लैंगचेन के थ्रू ना, यानी LLM जो हमारे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, चैट GPTs वगैरह, इसको इंटीग्रेट करके तो इसके थ्रू जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी, ठीक है। तो ये उसका एक पूरा आइडिया था। अब ये मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें हम लैब से 4-5 लोग थे और वहाँ से भी उनके 2-3 एक्सपर्ट्स थे। डोमेन एक्सपर्ट्स था ERP का, एक वो उसका बंदा था जो कि बिजनेस एक्सपर्ट्स था, वो 2 लोग बहुत वहाँ से थे, 4 लोग यहाँ से थे। तो मीटिंग स्टार्ट हुई, पहले तो 15-20 मिनट गुजरे, उसने अपना पूरा बिजनेस फ्लो समझाना शुरू हो गया कि हमारे बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट थी, कुछ नहीं समझ आया किसी को, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि एक बिजनेस फ्लो को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी भी कंपनी का बिजनेस फ्लो है ना, नेस्ले की मैं आपको बात करता हूँ, नेस्ले है ना, तो नेस्ले का अगर आपने सिर्फ यही देखना ना कि नेस्ले के अंदर एक प्रोडक्ट के तैयार होने से लेकर उसके बेचने तक बीच में क्या फ्लो होता है, वो आपको वही नहीं समझ आएगा, ठीक है। उनका बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। तो वो इस तरह उसने बिजनेस फ्लो काफ़ी देर तक बताता रहा, नहीं समझ आया। तो ना समझ आने के बाद वो मेरे बॉस ने मुझे कहा, कहते यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं कहा 1 मिनट ज़रा रुक जाए ज़रा। करने के बाद 15-20 मिनट कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद जब उसने बात की ना इसके ऊपर, AI के ऊपर, LLMs के ऊपर, कि हमें इस तरह का AI चाहिए जो कि चैट GPT के थ्रू उस प्रोडक्ट की रिपोर्ट, ब्रीफ समरी जनरेट करे, उस प्रोडक्ट की आइडिएशन जनरेट करे, मार्केटिंग जनरेट करे, इस तरह से जनरेट करके हमें पूरी समरी बता दे इस तरह। तो उसके ऊपर जब आया ना, तो उसके ऊपर फिर हमने आस्ता आस्ता बोलना शुरू किया, उसे बताना शुरू किया
ठीक है। बॉस को तो उस चीज़ की भी नहीं, इतनी मीन्स के उसको आइडिया नहीं हुआ कि मीन्स के क्या है। उसने कहा यार तुम्हें समझ आ रही है, मैं कहा हाँ समझ आ रही है। मैं नोट डाउन किया, नोट डाउन करके सारी चीज़ें उसे बताता रहा, एक दो करते 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 बताते रहे। एट द एंड फाइनली हुआ ये कि ही वुड बी वेरी सेटिस्फाइड कि हम आप लोगों से ही काम करवाएंगे। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था, यानी तकरीबन होगा कोई $50,000-60,000 का, ठीक है। पूरी ERP के अंदर इंटीग्रेट करना है ना उसे, तो वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो वो बहरहाल फाइनली वो इस बात पे हो गया। उसने कहा कि बस आप लास्ट पे ना मुझे कुछ डिफरेंट LLMs के कंपैरिजन करके दे दो, ठीक है। तो वो जो है ना उसमें आपको फिर हम बता देंगे कि फाइनल इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और सारा काम करने के बाद LLM क्या होता है, उसकी हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने के बाद लास्ट पे उसने बस एक ही क्वेश्चन किया कि आप लोग यहाँ पे रिसर्च करते हो यूनिवर्सिटी में, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से ये प्रोडक्ट काम करवा सकते हैं, तो आपसे क्यों करवाएं। तो उसका जवाब भी मेरे पास था बड़ा अच्छा, वो मैंने उसे दे दिया। तो ये चीज़ पे तो उस पर ना एट द एंड वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली आगे जो काम करना है ना, ठीक है, मैं सेटिस्फाई तो हो गया। अब बॉस ने मुझे कहा, कहता आगे जितना भी काम आएगा ना वो सारी की सारी लैब की सिर्फ होप तेरे पे ही है कि भाई तुझे ही LLM का पता है, तुमने ही करना है, और बाकी और किसी को इतना LLM का आइडियाज़ नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कहने ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ का मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सर आपने जीरो से डेवलप करना नहीं, जीरो से डेवलप नहीं करना, जीरो से डेवलप की ये चीज़ें जो आप बता रही हैं हीलियम 10 जंगल्स का हो, इस तरह के टूल वगैरह यूज़ करके भी की जा सकती हैं। चैट GPT के टक्कर का कोई मॉडल किसी टूल से भी जनरेट नहीं किया जा सकता। चैट GPT के टक्कर का कोई मॉडल किसी भी टूल से नहीं जनरेट हो सकता, ठीक है। हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि बेसिकली चैट GPT को हम अपने डाटा के ऊपर ट्रेन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कि आज इस टाइम पे चैट GPT इस टाइम पे जो चैट GPT 4 टर्बो 4.5 टर्बो उसका जो लेटेस्ट जो उसकी बेंचमार्क है ना वो है अप्रैल 2023 तक। अप्रैल 2023 के बाद का डाटा चैट GPT टर्बो 4.5 को भी नहीं पता, जो कि पेड है। मैं उसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि 2023 के लास्ट पर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इन दोनों के कंपैरेटिव रेवेन्यूज़ का क्या एनालिसिस है, कितना किसने रेवेन्यू कमाया, किसने कितना लॉस हुआ किसको। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का कंपेयर करो, नहीं करके दे सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है ना उसके पास। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि एक बना बनाया जो मॉडल है ना चैट GPT का, उससे हम अपना कस्टम डाटा दे के ट्रेन करते हैं कि वो डाटा जो उसके पास नहीं है नॉलेज कट ऑफ की वजह से, वो फिर हम उसे एक्सटर्नली देते हैं, और एक्सटर्नली दे के फिर वो उस एक्सटर्नल डाटा के ऊपर भी फाइन ट्यून हो जाता है, और उससे फिर हमें क्या कर रहा होता है, आंसर कर रहा होता है। सर वो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी भी नहीं कर सकता प्रेडिक्ट। क्या मतलब? तो जैसे स्टैट में होता है कि आप अगर 3 सेट्स देते हैं तो उसकी जितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं वो डिफाइन करता है वो भी कर देता है। यानी उसे हम डाटा की बेस पे है ना, डाटा की बेस पे ही कर रहे हैं ना कि वो मीन्स कि आज तक का आज जो चीज़ है आज की बेस पे, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि बेस के लेके वो आगे आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करे, आज तक का डाटा हम उसे देंगे, वही एल्गोरिथम अप्लाई होगा। हाँ, हम आज का डाटा ना, यानी आज तक का डाटा जो कि उसके पास नहीं है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल, आज टेम्परेचर क्या है लाहौर में, चैट GPT को पता है? ठीक है, 2 साल पहले अगर टेम्परेचर पूछेंगे कि क्या था वो बता देगा, वो उसके पास डाटा है, उस ट्रेन हुआ है। लेकिन आज का टेम्परेचर क्या नहीं पता ना, उस केस में हम आज के टेम्परेचर के सारे फैक्टर्स और डाटा वो चैट GPT को देंगे, दे के उसको फाइन ट्यून करवाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, फिर वो इसके ऊपर भी ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा ये कि अब हम उससे आज का भी पूछेंगे ना कि आज बताओ कि आज क्या सूरत हाल है टेम्परेचर की, तो वो आज के ऊपर भी हमें बताएगा कि आज इतना टेम्परेचर है, लाहौर में इतना है, पेशावर में इतना है, कराची में इतना है, ये सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है, ठीक है। इस सर लेकिन वो डाटा को देख के उसकी वेरिएशन देख के प्रेडिक्शन तो कर सकता है ना कि आगे ये हो सकता है। हाँ, प्रेडिक्शन कर सकता है, मगर वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। वो 100% एक्यूरेट, जिस तरह अगर कहो कि आज वो हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चैट GPT नहीं बता सकता। अब इस केस में अगर वो प्रेडिक्शन करेगा तो प्रेडिक्शन भी उसकी गलत हो सकती है, बट अगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसे दी जाए तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिन ब दिन यानी जिस तरह जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर रोज देयर आर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डाटा दैट हैज बीन अपलोडेड ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस,
ऑडियोज, इमेजेस, ठीक है। अब हर डाटा के ऊपर चैट जीपीटी को रोज़ ट्रेन नहीं करवाया जा सकता, हर 24 घंटे बाद चैट जीपीटी ट्रेन हो कि नया डाटा उसमें आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए फिर एक कंसेप्ट होता है एजेंट्स का। एजेंट्स के ऊपर अब रिसर्च हो रही है कि चैट जीपीटी बन चुका है, चैट जीपीटी ट्रेन हो गया एक दफ़ा जितना भी 2, 4, 5 साल के डाटा के ऊपर। अब कोई ऐसा डाटा जो कि उसके पास नहीं है, जो आज अपलोड हुआ है, कोई वीडियो अपलोड हुई है, कोई वेबसाइट आज बनी है, कोई चीज़ नहीं अपलोड हुई है इंटरनेट पे, उसका डाटा उसके पास नहीं है, तो चैट जीपीटी उसी टाइम पे, रन टाइम पे उस वेबसाइट पे जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्च करता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालता है, इकट्ठी करता है, फिर हमें आके आंसर करता है कि ये उसका आंसर है करंट सिचुएशन की बेस पे, ठीक है। ये चीज़ है, दैट इज़ द एजेंट्स। तो ये अभी इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना? इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो चैट जीपीटी कोई वेबसाइट का पूछे तो नहीं बताएगा वो, मतलब कोई लिंक दे दे वेबसाइट का, उसका डाटा वो चैट जीपीटी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो आप जिस चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं ना, वो 3.4 चैट जीपीटी है, लेकिन कस्टम चैट जीपीटी के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। मैंने अभी कोई हफ्ता पहले एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाया था, फाइनेंशियल चैट बोर्ड एक बनाया था। उस फाइनेंशियल चैट बोर्ड में ये था कि अगर आप उसे पूछो ना 2023 के लास्ट पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन कंपनीज का आपस में क्या जो है वो रेवेन्यूज रहा, तो वो आपको वो भी बताएगा। और अगर वही आप 2 साल बाद भी पूछोगे, 1, 2, 3 महीने बाद भी पूछोगे, तो वो आपको करंट सिचुएशन का भी बताएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेट हुआ है एजेंट के साथ। वो जो अपडेट होती रहती है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन से लेटेस्ट आंसर हमें बता रहा है। तो लेकिन कुछ वेबसाइट स्ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कैप्चा लगा होता है काफी वेबसाइट के ऊपर कि क्लियर करेंगे, वहाँ पे फिर एक कंसेप्ट आता है वेब स्क्रैपिंग। फिर हम डाटा स्क्रैपिंग करते हैं वहाँ से, वेबसाइट्स के अंदर से वो ना डाटा को किसी तरह से स्क्रैप कर रहे होते हैं, वो टूल्स के थ्रू पूरा का पूरा डाटा निकाल लेते हैं, ठीक है। उस डाटा को स्क्रैप कर लेते हैं, वेबसाइट को हैक नहीं करते, बस उसका डाटा जो है ना कंटेंट वो किसी तरह से स्क्रैप कर देते हैं, स्क्रैप करके फिर चैट जीपीटी को देते हैं, हाँ एक्सटेंशन के थ्रू वो फिर करके चैट जीपीटी को देते हैं। तो इस तरह के देयर आर डिफरेंट थिंग्स ये हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप मीन्स के किसी भी डोमेन के अंदर है ना, ठीक है, या तो आप अगर उस डोमेन के अंदर अपने आप को बेहतर करें, तो फिर आप जो है ना उस डोमेन के अंदर रह सकते हैं। अगर तो आप अपने डोमेन के अंदर ही हैं और इसी जगह पे खड़े हुए हैं ना, तो या तो आप उस डोमेन को छोड़ दें, ठीक है, या फिर पीछे हट जाएं, ठीक है। बेहतर करेंगे तो अगर किसी भी चीज़ में अगर आपने आगे जाना है ना, इस फील्ड में भी AI की वेब डेवलपमेंट है या पाइथन की फील्ड में आगे जाना है, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, वरना आप में और दुनिया के अंदर इतने डेवलपर्स हैं पाइथन के, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने भी पाइथन सीखी हुई, आपने भी पाइथन सीखी हुई। आपको डेली बेसिस पे कुछ नई चीज़ ऐसी पता होनी चाहिए जो उनको नहीं पता, तब आप उनको कम्पीट कर सकते हैं, वरना मार्केट लेवल पे आप कम्पीट नहीं कर सकते, आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो ये सारी इस चीज़ की गेम होती है। तो अभी ये नहीं मुझे पता कि आप लोग कितना टाइम देते हैं इसको, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम देंगे तो उसमें आपका उतना जो है ना वो ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगे इस फील्ड में। AI ऑफलाइन वर्क करती है? AI टूल्स ऑफलाइन भी हैं, लेकिन ऑफलाइन फिर उसी डाटा के ऊपर होंगे जो कस्टम डाटा, लेकिन वो मॉडल छोटे मोटे मॉडल्स हैं, ठीक है। ऑफलाइन बेसिकली हम इसलिए इसको ना वो नहीं कर रहे होते कि छोटे मोटे टूल्स हम ऑफलाइन बना सकते हैं, बड़े लेवल के टूल्स इसलिए नहीं बना रहे होते क्योंकि नॉर्मली हमें सर्वर्स चाहिए होती हैं और डाटा चाहिए होता है। डाटा नॉर्मली जो सर्वर्स और वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड हुआ होता है, उस डाटा से उसने इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी होती है, और वो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ट्रिलियंस में होता है। चैट जीपीटी के पास ट्रिलियंस में डाटा है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दे रहा है, ठीक है। तो वो डाटा हम अपने लोकल कंप्यूटर पे नहीं लेके आ सकते, तो ये इसका मसला है। अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाया, और फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया कि आई, और आई के बाद मैंने यहाँ पे डैश लगाया, और डैश लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जे, ठीक है। अब जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा तो आउटपुट पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आप इससे देखना कि ये आउटपुट से हुआ क्या है, फिर ये आपको समझाता हूँ। और ना मैं यहाँ पर एक लाइन भी छुड़वा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ। ये देखो, सबसे पहले जब ये होता है नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर हमने एक और लूप लगाया। अब इससे होता ये है कि जो बाहर वाला लूप है ना, वो एक दफ़ा चलेगा तो अंदर वाला लूप जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा अपनी। इस लूप ने क्या करना है, एप्पल, बनाना और चेरी, ये 3 चीज़ें प्रिंट करवानी है ना, है ना। तो ये बाहर वाला लूप एक दफ़ा चला 0 के साथ,
तो अंदर वाला लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ, उसकी कम्प्लीटली एग्जीक्यूशन हुई और उसने तीनों चीज़ें प्रिंट करवा दी, एप्पल, बनाना और चेरी। करवाने के बाद फिर वो इससे बाहर आया तो फिर बाहर वाला लूप दूसरी दफ़ा चला, उसकी वैल्यू 1 होगी, और फिर अंदर वाला लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ और उसने तीनों चीज़ें प्रिंट करवा दी। फिर बाहर वाला लूप एक दफ़ा चला और अंदर वाला लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ, उसने तीनों चीज़ें प्रिंट करवा दी। इस तरह से तो ये होता है नेस्टेड लूप की हायरार्की कि बाहर वाले लूप के एक दफ़ा चलने से अंदर वाला लूप कम्प्लीटली तौर पर चलता है, मुकम्मल तौर पर चलता है। बाहर वाला एक दफ़ा चलता है, अंदर वाला अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। तो अगर अंदर वाले की 3 टाइम एग्जीक्यूशन होनी है, 3 वैल्यूज़ है ना, और बाहर वाले की 5 एग्जीक्यूशन है 0 से 4 तक, तो टोटल इसकी 15 एग्जीक्यूशंस आएंगी। ठीक है, यानी 3 अंदर वाली और जो 5 बाहर वाली, तो 5 3 ज़ा 15 टाइम्स जो है ना ये पूरे का पूरा लूप चलेगा। और अगर आप इसको देखो तो ये 15 ही बन रहे होंगे, 3 3 3 9 12 और 15। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, अच्छा, नेस्टेड लूप के बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज़ नेस्टेड इफ़। वो हम पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होती है। उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमने अभी पढ़ी नहीं, कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज और मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। आपको मैंने पास स्टेटमेंट पढ़ाई हुई या पास ब्रेक नहीं पढ़ाई हुई, वो ही आज पढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये आई को प्रिंट कर दो, तो ये आई आ गया। नेस्टेड वाइल लूप में भी हो सकता है, बस एक लूप के अंदर कोई भी एक लूप आ जाए तो वो नेस्टेड लूप हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज और आगे प्रिंट आई लिख दिया, तो इसने आई को प्रिंट कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इस आई 10 दफ़ा इसने चलना है, तो ये 10 दफ़ा ना चले बल्कि ये 5 दफ़ा चल के यहाँ तक चल के ये रुक जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ पर मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, एक दफ़ा ये चलेगा, एक दफ़ा आई प्रिंट होके आएगा और ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, फ़ौरन ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा, यानी सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो ये एक दफ़ा चलेगा और ये पूरा का पूरा लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा मैं इसे नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूँ ये 5 दफ़ा चले, उसके बाद फिर ये लूप तोड़ के बाहर आए। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँगा कि आई की वैल्यू इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, जैसे ही आई 5 के बराबर होता है, यानी आई की वैल्यू 5 होती है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 तक आए, जैसे ही आई की वैल्यू 5 के बराबर होती है तो कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट चलेगी, तो फ़ौरन लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 से 4 तक चलेगा और उसके बाद 5 जैसे ही आएगा तो ये लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। इन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हाँ, इन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? ये बेसिकली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट देख ली कि ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी टाइम पे लूप को तोड़ के उसकी एग्जीक्यूशन से बाहर आने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद एक आगे एक स्टेटमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 तक प्रिंट करवा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि 10 तक प्रिंट तो हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आएँ, लेकिन बीच में ये 5 ना आए, 5 को मैं स्किप करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं लूप को तोड़ के बाहर नहीं आना चाह रहा, अब मैं लूप के अंदर से एक चीज़ को, एक आइट्रेशन को स्किप करवाना चाह रहा हूँ कि वो स्किप कर दें। ठीक है, तो उसको स्किप करने के लिए मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, स्टार्ट पे मैंने कंडीशन लगाई आई इज़ इक्वल टू 5, कि अगर आई की वैल्यू 5 हो तो फिर क्या करे, कंटिन्यू। मैंने कंटिन्यू लिख दिया। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू जैसी आई की वैल्यू 1 होगी, 5 नहीं है, प्रिंट आ गया। आई की वैल्यू 2, 5 नहीं है, प्रिंट आ गया। 3, 4 आ गया। जैसी आई की वैल्यू 5 हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू गया, कंटिन्यू नीचे जाने नहीं देगा उसको, कंटिन्यू दोबारा यहाँ से इधर ले जाएगा उसे नेक्स्ट आइट्रेशन पे, और नेक्स्ट आइट्रेशन 6 होगी। तो कंटिन्यू क्या करता है, जहाँ कंटिन्यू आता है उससे नीचे जाता ही नहीं है एग्जीक्यूशन, वो फ़ौरन दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर लूप को ले जाता है।
तो अब हमारे पास इस केस में 5 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो ये देखें 5 आ रहा है, अब नहीं ना आ रहा ना। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस स्टेटमेंट करती है। और तीसरी स्टेटमेंट होती है हमारे पास पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट स्टेटमेंट का काम कोई नहीं है, पास्ट स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट स्टेटमेंट सिर्फ क्या है कि गुज़र जाने दो, यानी जाने दो, जो एग्जीक्यूशन चल रही है उस एग्जीक्यूशन को ऐसे ही जाने दो, वो उसके लिए हम पास्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। वैसे ना भी लिखें तो फिर भी एग्जीक्यूशन वैसे ही चलती रहती है। तो इन दो चीज़ों की समझ आ गई। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को रोकने के लिए, कंटिन्यूस स्टेटमेंट लूप की एग्जीक्यूशन दरमियान में स्किप करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कुछ डिक्शनरीज के मेथड्स हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिक्शनरीज के मेथड्स होते हैं। जैसे अच्छा, वो लास्ट पे याद आया कि डिक्शनरीज के मेथड्स देखते हैं, उसके बाद वो कैलकुलेटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिक्शनरीज के कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से फॉर एग्जांपल क्लियर, डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए एक डॉट, जिस तरह से लिस्ट के लिए क्लियर मेथड होता था ना, ऐसे ही आप डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर लिखेंगे तो डिक्शनरी के अंदर जितना भी डाटा है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी। क्लियर मेथड सिंपल होता है डिक्शनरी का। उसके बाद एक कॉपी मेथड होता है डिक्शनरी का। कॉपी मेथड क्या करता है, डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि कॉपी और इक्वल के थ्रू असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बताया था ना। कॉपी जब हम करके किसी चीज़ में रखवा रहे होते हैं और डायरेक्ट इक्वल यूज़ करके किसी चीज़ में रखवा रहे होते हैं कोई डाटा, तो उससे क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद फॉर्म कीज़ का मेथड होता है। फ्रॉम कीज़ का मेथड क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी की हमें क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी विद कीज़ फ्रॉम अ सीक्वेंस विद वैल्यू सेट टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। ये वैसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ये फॉर्म कीज़ का। तो वैसे करता क्या है कि हम इससे एक डिक्शनरी देंगे फॉर्म कीज़ को ना, ये हमारे से कीज़ लेगा और उस कीज़ के मुताबिक एक डिक्शनरी क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। यानी जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस कोड को देख लेते हैं। यानी मेरे पास ये कोड है, मैं यहाँ पर आया डिक्शनरी के अंदर, जहाँ पे डिक्शनरी वाली फ़ाइल है ये, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल एक टपल बनाई है। टपल बनाने के बाद लिखा डिक्ट डॉट फॉर्म कीज़, ठीक है, डिक्ट डॉट फॉर्म कीज़, और आगे मैंने लिख दिया सीक्वेंस 0। तो उसने मुझे इसमें आउटपुट दे दिया एक न्यू डिक्ट, उसने मुझे आउटपुट दे दिया, क्या आउटपुट दिया, तो आपको चला के दिखा देता हूँ, समझ आई। मैंने उसे एक टपल दी, उस टपल की उसने खुद ब खुद ही कीज़ बना दी, और वो कीज़ उसने क्या सेट की, 0। सारी टपल को जितनी आइटम्स थी उस टपल में, उस लिस्ट में, उसने उन सारी आइटम्स को खुद ब खुद ही कीज़ दे दी। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक की देनी हो, तमाम टपल हो, लिस्ट हो, उस टपल या लिस्ट को हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें अलग अलग से उसकी की लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कोई की दे दें, ठीक है, तो वो की तमाम टपल्स और डिक्शनरीज को दे देता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ट्राई कर लूँ कि शायद अगर यहाँ पर उसने कोई लिस्ट या वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ अगर हम पास कर सकते हैं, तो इस तरह से लिस्ट अगर पास करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट को जो है ना वो क्या करेगा, की बना देगा। सॉरी, हाँ, वैल्यू बना रहा है, ठीक है। यानी कि जो हम चीज़ देते हैं फर्स्ट वाली कीज़ बना देता है और आगे वाली जो है वो क्या करता है, वैल्यूज़ बना देता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो भी हमने दी वो कीज़ बना दी और आगे उसने वैल्यूज़ बनाई, इसलिए हम इसे फॉर्म कीज़ का मेथड कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर आगे गेट का मेथड है। गेट का मेथड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गेट क्या है कि डिक्शनरी के अंदर से जैसे हम गेट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है, तो स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है, तो मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास इस तरह से आ गया। अगर मुझे रोल नंबर चाहिए सारों के, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोल नंबर, तो ये मेरे पास रोल नंबर आ जाएंगे। एक और तरीका भी है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉट
गेट, और गेट लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रोल नंबर को मुझे इस तरह से लिख लूँ मैं, इस तरीके से भी मेरे पास क्या होगा, रोल नंबर आ जाएंगे कि डिक्शनरी डॉट गेट से कोई भी इंडेक्स आगे पास कर दो तो उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आ जाएंगी, या डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी पास कर दो जैसे हम पहले पास करते रहे। तो ये बेसिकली गेट मेथड ये काम करता है। उसके बाद आइटम्स, डिक्शनरी डॉट आइटम्स का मेथड क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स, ये स्टूडेंट की डिक्शनरी है ना, तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो अब इस स्टूडेंट के डिक्शनरी में जितनी भी आइटम्स है ना, यानी कीज़ नहीं आइटम्स, वो मुझे रिटर्न करेगा। तो ये उसने मुझे एक आइटम्स रिटर्न कर दी, ठीक है, कि इस डिक्शनरी के अंदर आपके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं। एक उसने ये पूरी की पूरी ये आइटम है इस डिक्शनरी के अंदर, एक इस डिक्शनरी के अंदर पूरी की पूरी ये आइटम है, दो आइटम उसने रिटर्न कर दी, यानी कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को मिला के एक टपल बनाया और वो टपल रिटर्न किया। अब अगर मुझे इस टपल में 1 2 3 चाहिए, मेरे पास एक पूरा लिस्ट ऑफ टपल्स आ रहा है, मुझे इसमें 1 2 3 ये वाली वैल्यू चाहिए, क्या करूँगा? 2D indexing। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, एक मिनट, इसको पहले करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिस्ट में, इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, टपल कन्वर्ट होगा लिस्ट में, देन कॉलम। आ गया। अब बताओ 0 ये आ गया, 1 0 3 चाहिए अब। 0 1 फिर 0 अब 2। तो आपको पता चल गया कि ये जो 3D इंडेक्सिंग जो अभी हमने पढ़ी है कितनी ज़रूरी होती है। यानी हमने एक डिक्शनरी का मेथड लगाया तो वो हमें इस तरह से 3D इंडेक्सिंग के अंदर, यानी 3 डायमेंशनल टपल और लिस्ट के अंदर हमें आंसर कर रहा है। तो उसमें से अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने 3D लिस्ट के कंसेप्ट पढ़े हैं कि 3D इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, कि नॉर्मली जो हमारे पास डाटा आता है वो 2D या 3D के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह से ये बेसिकली ना इसलिए लिस्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट था, ये ना एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं होता, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है डिक्शनरी आइटम्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं हम कोई वैल्यू 1 0 करके एक्सेस कर सकते, तो इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना था ताकि ये लिस्ट डाटा टाइप्स में आ जाए, ताकि हम इसमें से स्पेसिफिक वैल्यू क्या कर सकें, निकाल सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली डिक्शनरी डॉट आइटम्स ये वाला इस तरह से काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आगे कीज़ है, डिक्शनरी डॉट कीज़। कीज़ आपके नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि क्या करेगा, ये डिक्शनरीज़ की कीज़ दिखा देगा। यानी मैं ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट कीज़, तो ये मुझे बता देगा डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज़ हैं, ये उसने मुझे बता दिया। रोल नंबर की है और नेम, दो ही कीज़ है ना, तो इसने मुझे कीज़ बता दी। ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह पॉप आपको पता है डिक्शनरी के अंदर लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के बाहर फेंक देगा, तो डिक्शनरी के अंदर जो लास्ट वाली की वैल्यू दोनों निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। पॉप आइटम क्या करेगा कि डिक्शनरी के अंदर से रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर, रिमूव्स द एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड की। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं, एक है पॉप और एक है पॉप आइटम, इन दोनों में फ़र्क हम देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ, डिक्शनरी है स्टूडेंट्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट पॉप, तो अब पॉप वैसे क्या काम करता है कि पॉप लास्ट वाला निकालता है ना, ठीक है, लेकिन इस केस में लास्ट वाला कौन सा है डिक्शनरी के अंदर, ये तो नहीं पता हमें। क्या कंप्यूटर को ये पता है कि लास्ट वाला कौन सा है? क्योंकि डिक्शनरी एक तरतीब से स्टोर होती नहीं, 0 1 2 3 लिस्ट की तरह तो स्टोर होती नहीं, कोई वैल्यू की कहीं है, कोई की वैल्यू पेयर कहीं स्टोर हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे उसे बताना पड़ेगा कि किस की के अगेंस्ट उसने वैल्यू निकालनी है, निकाल के बाहर फेंकनी है। तो मैं कहता हूँ नेम के अगेंस्ट जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी निकाल दो, तो निकाल के उसने डिक्शनरी से बाहर फेंक दी और उसने निकाल के हमारे सामने भी ले आया। पॉप रिटर्न करता है ना, निकाल के रिटर्न करता है, तो वो निकाली डिक्शनरी से निकाली और रिटर्न कर दी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ पॉप आइटम स्टूडेंट्स डॉट पॉप आइटम,
अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली डिक्शनरी के अंदर लास्ट पे जो चीज़ स्टोर हुई हुई है ना, यानी स्टोर नहीं हुई हुई, लास्ट पे जो चीज़ आ रही है उसके बनावट के लिहाज से, जब उसको बनाया था तो उसकी बनावट के लिहाज से लास्ट पे जो चीज़ आ रही है उसको निकाल दे। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर पॉप और पॉप आइटम में ये डिफरेंस है। लिस्ट में टपल में पॉप एक ही तरह से काम करता है, लास्ट वाला निकालता है, लेकिन डिक्शनरी में पॉप आपको लगाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला निकाल के आपको देना है। और अगर आप लास्ट वाला निकालना चाहते हैं तो डिक्शनरी में आपको पॉप आइटम लिखना पड़ेगा, तब वो लास्ट वाला निकालेगा जो लास्ट पे उसने हमने बताया हुआ। अगर मैं इसको खाली के साथ यहाँ पर करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास खाली के साथ एरर आ रहा है, क्योंकि उससे खाली के साथ कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट और उसके अंदर होता है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं एक दफ़ा उसको निकाल चुका हूँ, तो जब निकाल चुका हूँ तो फिर दोबारा तो नहीं ना निकालेगा ना, तो उस डिक्शनरी को मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे है सेट डिफ़ॉल्ट, इसे इतना इस्तेमाल नहीं होता ये। उसके बाद डिक्शनरी डॉट अपडेट है, ये अपडेट मेथड क्या काम करता है कि ये इसमें हमें कोई की भी पास कर दें और वैल्यू पास कर दें तो उस की के अगेंस्ट वो वैल्यू जाके अपडेट कर देता है। हम सिंपल अपडेट के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में की पास की और आगे न्यू वैल्यू पास कर दी तो वो वैल्यू जाके उस जगह पे अपडेट हो जाएगी। इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ये डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन है जो कि डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारी की सारी हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये आगे इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये आपको मैं एक लिस्ट बना के ना तो वो गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम कैलकुलेटर वाले पे दे रहे थे। कैलकुलेटर वाले से रिलेटेड किसी ने कुछ क्वेश्चन है किसी के, या पूछना है किसी ने? आपने कैलकुलेटर देख लेते हैं एक। नहीं, पाईचार्ट पे बनाया था। डिक्शनल फाइल्स यहाँ पे ये कोई प्रोजेक्ट है ये नहीं है, नहीं वो तेरा उधर ही है ना, ये इसमें ही इसमें कहाँ टोन कर यहाँ पे यहाँ पे आप देखना नजर आए पैच जमा कराएंगे, इधर भी नहीं। ओ यहाँ पर नहीं, सही पाईचार्ट प्रोजेक्ट्स में इधर ये ठीक। अच्छा, ये कैलकुलेटर अच्छा, ये कैलकुलेटर हमारे पास। अच्छा, इस कैलकुलेटर में सिर्फ क्या है, ये एडिशन का फंक्शन बनाया, कैलकुलेटर बनाया है। उसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाया है सिंपल, और उसमें मैंने ये आगे जो नन लिखा है ना, नन बेसिकली एक डाटा टाइप होती है। नन का मतलब कि कुछ भी नन, ठीक है। अगर आप ना भी लिखें तो कोई इतना मसला नहीं है, ये वैसे ही लिखा हुआ है इसमें, टाइप हंटिंग मैंने की हुई है कि ये नन रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नन सिर्फ एक डाटा टाइप है, ये ना भी लिखें तो आप ख़त्म करें। इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा है इंट लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, इंट लिखा है, ये भी अगर आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं। ये मैंने इसमें टाइप हिंट्स यूज़ किए हैं। पाइथन में टाइप हिंट्स यूज़ होते हैं, एडवांस पाइथन आगे आ रही है लेटेस्ट पाइथन, उसमें टाइप हिंट्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैंने लिखे हैं। आप ना नहीं भी लिखेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कैलकुलेटर फिर भी आपका ये काम करेगा। तो सिर्फ मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़, और आगे मैंने सिर्फ बता दिया है कि अगर जो है वो प्लस प्लस के बराबर हो ऑपरेटर, अगर ये माइनस माइनस के बराबर हो, अगर ये इस तरह से
मल्टीप्लाई के बराबर हो, इक्वल के बराबर हो, डिवाइड के बराबर हो, तो इस तरह से ये वाले फंक्शन कॉल करे और शुरू में ये आए द डिवीजन ऑफ दिस नंबर एंड दिस, और आगे उसका डिवीजन फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर दे। सिंपल मैंने बस ये काम किया है। और स्टार्ट पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को मैंने क्या किया है, कॉल किया है। कॉल करने से पहले ये फंक्शन मैंने पूरा बना दिया, ये कैलकुलेटर का, इसको मैंने कॉल करने से पहले लूप लगा दिया वाइल ट्रू, कि जब तक ट्रू है, यानी हर दफ़ा वाइल ट्रू, हर दफ़ा तो ट्रू हो जाएगा, यानी हर दफ़ा लूप चलेगा और फंक्शन चलेगा, और फंक्शन चलने के बाद हमसे, फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद यहाँ पे आएगा, हमसे नंबर मांगेगा, हमें आंसर दिखाएगा, आंसर दिखाने के बाद फिर हमसे कहेगा कि डू यू वांट टू क्विट, येस और नो, आप येस नो करना चाहते हैं। अगर हम येस करेंगे तो वो क्यू में आंसर चला जाएगा, अगर तो वो वाई है तो लूप को तोड़ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वो कैपिटल और स्मॉल वाई का कंसेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं ऐसे, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि और आगे क्यू इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर तो वो वाई है, ब्रेक कर देगा, यानी लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा ये फंक्शन नहीं चलेगा, दोबारा हमसे कोई नंबर नहीं मांगेगा। और अगर एन है तो फिर लूप चलता रहेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स इफ क्यू इज इक्वल टू, ये अब बताया भी हुआ है यहाँ पे, वाई वाला भी बताया हुआ है कि दोनों केसेस में ब्रेक करेगा कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, और वरना जो है ना वो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो लूप दोबारा खुद ब खुद ही चल जाएगा और दोबारा खुद ब खुद ही हमसे नंबर मांगना शुरू कर देगा। बस सर, ये स्टार्टिंग में जो हमने फाइल कॉल की है, तो मैं पहले इंपोर्ट और फिर फाइल नेम लिखता था, वो एरर आया था। तो फ्रॉम लिखना था ना पहले, फ्रॉम फाइल नेम और इंपोर्ट आगे फंक्शन का नाम, इस तरह से लिखना था। ठीक है, ठीक है। और इसमें किसी को कुछ पूछना हो, क्लियर है? चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। अच्छा सर, ये जो आपने सर इसका कोड शेयर कर दें। ये कैलकुलेटर वाला, ये तो गिटहब पे आया है। सर, ये दोबारा हम इसकी भी फाइल बना के कॉल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये वाले कैलकुलेटर की फाइल अलग भी बना के कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, कि सिर्फ हाँ। जब कैलकुलेटर का होता वो हाँ, वर्किंग। हाँ, कर सकते हैं। सर मैंने ये कर जब मैंने कोई फाइल नहीं मतलब इंपोर्ट की डायरेक्ट यूज किया था एडिशन में फिर दो नंबर को मांगता है 5 और 6, फिर पूछता है कौन सा कमांड डालना है, अगर मैं 10 डालूं तो दोबारा ये नहीं पूछता कि नहीं, वो मैं वाइल नहीं लगाया, मैं वाइल ऐसे भी ठीक है, या फिर फॉर्म इंपोर्ट करना जरूरी होता है? जैसे आपने फंक्शन इंपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, बस फंक्शनैलिटी थी, तो फंक्शनैलिटी ये है कि उसमें वाइल भी होना चाहिए, वो आप डाल दो इसमें, बाकी सही है। ज़रूरी नहीं है कि वो आई पी, इसके बाद तो आई पी वाई एन बी, अब उसको दोबारा से बंद करके दोबारा ही फाइल कुछ कर आपने नन के साथ साइन यूज किए, इसका ये क्या मतलब कैसे यूज कर सकते हैं? किसके साथ? और लेस देन का जो साइन है माइनस नन के साथ कैलकुलेटर ये वाला, इसको यार आप भूल जाइए, वैसे ही मैंने टाइप कास्टिंग की, ये ना भी लिखें। टाइप कास्टिंग से पहले जो साइन बनाया है इसका, ये कैसे यूज कर सकते हैं? ये साइन ना, ये डैश है, यानी ये जो डैश होता है माइनस, और आगे ये एरो है, ये ग्रेटर देन वाला, ये वाला ऐसे बस ग्रेटर देन वाला। पर्पस क्या है? ये टाइप, जब मैं ये बताने के लिए कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने टाइप हंटिंग की हुई है। आप ये नन और ये दोनों साइन ना ही लिखें, आपका प्रोग्राम फिर भी सही वो चलेगा। तो शैलर है। ठीक है, इसका पर्पस होता है, ये टाइप हिंट्स होते हैं ना पाइथन के अंदर, जब हमने टाइप्स डिफाइन कर दी होती है ना, कि हम किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल को स्पेसिफिक टाइप देंगे, उसकी रिटर्न टाइप भी देंगे। कमेंट्स में भी हम बता हाँ, सकते हैं। कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ी मीन्स के पाइथन टाइप हिंटिंग्स वाली मैंने की हुई है। तो ये इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न टाइप बता रहा है कि नन मीन्स इसकी रिटर्न टाइप नन है, कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर VS कोड में लिखते तो नन वो खुद ही लिख के देता है आगे।
हाँ वो दम लिख के दे देता है, लेकिन अभी आप ये टाइप हिंट्स के चक्करों में ना पड़ो, वो उसमें मुश्किल होगा। अब इसको ना बंद करो, दोबारा से चलाओ। तो ये लेक्चर भी अपलोड जीरो से स्टार्ट। हाँ दोबारा से चलाओ तो चलो। ओके वालेकुम सलाम।